क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरीके से एक आखिरी क्वेश्चन, ए की जो लेंथ है वो लेस देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें पता है कि हम जो ये क्वेश्चन करके आए, इसी क्वेश्चन में हम ये चाहते हैं कि ए जो है वो तो हम ये क्वेश्चन करके आए लेंथ 2 का। ये क्वेश्चन ब्रेक से पहले कर चुके हैं लेंथ 2 का। अब अगर हम इसमें चाहते हैं कि 2 से कम पे भी चॉइस हो तो हमने ए के साथ क्या लगा दिया, एप्सिलॉन, कि भाई अगर ए पिक करना है तो कर लीजिए और अगर नहीं पिक करना तो नहीं कीजिए। इज इट क्लियर? समझ में आ गया ये जी? सबको क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, इसी तरीके से इवन लेंथ ऑफ ए के लिए भी कर लेते हैं। number of a mod 2 is equal to 0. Basically we are talking about even length of it. even length के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, अब even length के लिए तो पहले ना मैं इसकी स्ट्रिंग लिखता हूँ इस क्वेश्चन में। मुझे बताइए क्या ये स्ट्रिंग पॉसिबल है? क्या ये स्ट्रिंग पॉसिबल है? फिर ये स्ट्रिंग पॉसिबल है, एंड सो ऑन। तो अगर हम गौर करें तो नंबर ऑफ ए जो है उस पर चेक लगा हुआ है, वो 0, 2, 4, 6 हो सकते हैं। बी जो है वो जितने भी होना चाहे, ऐसे ही ना? तो गेटिंग मी? बी जितने भी हो, तो अगर ए नहीं है तब भी एक्सेप्ट होना चाहिए। अगर सिर्फ बी के कॉम्बिनेशन है तो तब भी ये क्वेश्चन इसको एक्सेप्ट करेगा। इसका मतलब है ओनली बी भी एक्सेप्ट हो सकता है। अब अगर हम आए और हम ये काम करें जो कि हम करके आए, ये वाला काम, तो हमें पता है इतना वर्क जो हम करते हैं ये लेंथ 2 के लिए काम कर रहा होता है। ऐसा ही है, जितना काम है ये लेंथ 2 के लिए हो रहा होता है। ऐसा ही है, ये इतना काम जो हमने किया है ये लेंथ 2 के लिए हो रहा होता है। तो अगर हम इस पे क्लोजर लगा दें तो आप बोलेंगे सर ये देखिए 2 का मल्टीपल हो गया। ऐसा ही है, ये 2 का मल्टीपल हो गया। मुझे बताइए क्या कुछ मिस तो नहीं हो रहा है इसमें हमसे? या ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है? लेस देन 2 मतलब हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि ए शुड बी इवन। हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि ए शुड बी इवन। तो मुझे बताइए ये सही है या इसमें कुछ मिस्टेक है? समटाइम्स आप कोई काम करते हैं, समटाइम्स आप कोई काम करते हैं तो आप उस काम को परफॉर्म कर देते हैं और आप ये समझते हैं कि वो काम हो गया है। होता ये है कि जो रिक्वायरमेंट होती है वो 100% फुलफिल नहीं हो रही होती, वो 100% फुलफिल नहीं हो रही होती। क्या मैं इस रेगुलर एक्सप्रेशन से ओनली बी वाले कॉम्बिनेशन बना सकता हूं? पहले दोबारा सवाल सुन लीजिए, क्या मैं इस रेगुलर एक्सप्रेशन से एप्सिलॉन बना सकता हूं? तो एप्सिलॉन तो बना सकता हूं, ठीक है ना? लेकिन क्या मैं इस रेगुलर एक्सप्रेशन से ओनली बी वाले कॉम्बिनेशन बना सकता हूं? नहीं बना सकता ना? क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट जब भी आएगा तो 2 ए तो लाजमी आएंगे। इसका मतलब है इस रेगुलर एक्सप्रेशन से सिर्फ बी वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस रेगुलर एक्सप्रेशन से सिर्फ बी वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, तो मुझे कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा प्लस बी क्लोजर। तो अब क्या हो गया, अगर सिर्फ बी चाहिए तो यहां से पिक कर लीजिए, अगर सिर्फ एप्सिलॉन चाहिए तो यहां से पिक कर लीजिए, और अगर ए के साथ वाले चाहिए तो वो भी यहीं से पिक कर लीजिए।
इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि हम रेगुलर क्वेश्चन में एडिशन भी करते हैं चीजों का। ऐसा नहीं है कि एक ही पैटर्न पे चलना है। अब देखिए मैं आपको एक दो क्वेश्चन और दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगी मेरी बात। ये देखिए, स्टार्ट विद ए। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन, आपको पता है सर स्टार्ट में ए आना चाहिए और उसके बाद एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, तो सिंपल सा आंसर हो गया। ये देखिए हो गया सिंपल। जैसे स्टार्ट विद ए हो रहा है एंड देन आफ्टर ए यू कैन हैव एनीथिंग। समझ में आ गया ये? इस तरीके से एंड्स विद ए। तो ये हो गया। क्लियर? स्टार्ट विद एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी बट लास्ट अल्फाबेट वुड बी ए। कुछ सवाल है इन दोनों में से? अच्छा जी, इसी तरीके से अगर स्टार्ट एंड एंड विद ए, आपको पता है आंसर कैसे लिखेंगे? शाबाश, जल्दी से लिख दीजिए। बिल्कुल। ए स्टेरिक नहीं आएगा अजीब। ए स्टेरिक से तो फिर आप एप्सिलॉन बना देंगे पूरे को। आपने गलत लिख दिया, बीच में स्टेरिक आएगा। वलीद का गलत क्यों है आंसर? गुड हो गया। नहीं, वलीद का भी आंसर गलत है, बाकी सबके भी है। इसमें ये भी ऐड होगा। सही? क्यों ऐड होगा सर? हाँ, सिंगल ए नहीं आ सकता, पढ़ाकू बच्चे। ठीक है, तो इसमें सिंगल ए नहीं आ रहा। समझ रहे हैं? मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अपनी लैंग्वेज लिखे बगैर आप काम करेंगे ना तो इट माइट बी पॉसिबल कि यू आर मिसिंग समथिंग। अगर आप अपनी लैंग्वेज नहीं लिखेंगे क्वेश्चन में, चाहे आपको गिवन नहीं है स्ट्रिंग, आप उसकी स्ट्रिंग लिखें। अगर आप स्ट्रिंग लिखेंगे तो आप फिर हर एंगल से सोच सकते हैं। समझ रहे हैं? मैं स्ट्रिंग लिखे बगैर काम कर रहा हूँ क्योंकि हमें पता है, लेकिन अगर कोई नई लैंग्वेज आती है, अगर कोई नई लैंग्वेज आती है तो पहले हम उसके स्ट्रिंग लिखेंगे और फिर हम उसको फुलफिल करेंगे। समझ में आ गई ये बात? बिल्कुल। बस नंबर कट जाते हैं और कुछ नहीं होता। छोटी छोटी मिस्टेक करते रहो, नंबर कटवाते रहो। स्टार्ट एंड एंड विथ सेम सिंबल। जी,
लिख दीजिए। नहीं, हम तो बेटा ए और बी पे बात कर रहे हैं ना सारे क्वेश्चन में। आर तो जर्नल था, आर तो जर्नल था ना बेटा, हम तो अब ए बी की फॉर्म में बात कर रहे हैं स्पेसिफिक होके। तो देखिए आपने बोला सर ए से स्टार्ट हुआ तो ए पे एंड होगा, ऐसा ही है। बी से स्टार्ट होगा तो सर बी पे एंड होगा। और सर अगर सिर्फ ए आता है तो अलग से लिखना पड़ेगा, अगर बी आता है तो अलग से लिखना पड़ेगा, और एप्सिलॉन आता है उसे भी अलग से लिखना पड़ेगा। अब देखिए ये 5 बन गए। तो अगर सिर्फ ए है तो आप लेफ्ट हैंड साइड से पिक कर लीजिए 1 वाले से, अगर सिर्फ बी है तो 4th वाले से पिक कर लीजिए, अगर एप्सिलॉन है तो आप यहाँ से पिक कर लीजिए, अगर ए से स्टार्ट हो रहा है ए पे एंड हो रहा है तो यहाँ से पिक कर लीजिए। तो इन पांचों में से कोई एक पिक करेंगे आप। क्लियर हो गई बात? तो ये यूनियन इसलिए भी लिखा जाता है। अब आपको यूनियन का समझ में आ रहा होगा। अब अगर मैं इसको यूनियन की फॉर्म में समझाऊं जो फिर आप कह रहे थे, तो R1 R2 पूरी हो गई, फिर ये R3 हो गई, R4 हो गई, R5। तो R कैन बी एनीथिंग। मैंने आपसे क्या बोला था, R भी कोई रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है। तो हो सकता है एक अल्फाबेट पे हो सकता है वो एक से ज्यादा अल्फाबेट पे हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सवाल है इसमें तो पूछ लीजिए। अब अगर हम इसमें यही करेंगे स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट सिंबल, तो बस इसमें सिर्फ 2 ही वेरिएशन होंगी। ए से स्टार्ट हो रहा है तो बी पे एंड हो, और अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो ए पे एंड हो। क्लियर? इसी तरीके से और एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि और थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हो जाए। कह रहा वो तमाम स्ट्रिंग एक्सेप्ट करे जो बी ए पे एंड ना होते हैं, वो तमाम स्ट्रिंग एक्सेप्ट करे जो बी ए पे एंड ना होते हैं। अब बताएंगे, अगर मैं आपसे कहूं कि इस क्वेश्चन का डीएफए बनाएं, अब देखिए कनेक्शन समझिएगा, तो डीएफए बनाना सबसे मुश्किल है। अगर इस क्वेश्चन का एनएफए बनाना बोलूं तो आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा आराम से बन जाएगा, कैसे बनेगा भी बताता हूँ। लेकिन सबसे आसान इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। ये देखिए आपने बोला सर स्टार्ट में कुछ भी आए, लास्ट में सर देखिए 4 ही कॉम्बिनेशन होते हैं, या तो ए होता है या ए बी होता है या बी ए होता है या बी बी होता है, ऐसा ही है ना। तो आपसे कह रहा है ये एक्सेप्ट हो सकता है, ये एक्सेप्ट हो सकता है, ये एक्सेप्ट हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे सर ए बी और बी बी, बस। स्टार्ट विद एनीथिंग, लास्ट के दो जो है वो क्या होने चाहिए? इन तीनों में से होने चाहिए, बी ए नहीं हो सकता। इज इट क्लियर? कितना आसान है रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना। इसका डीएफए अगर आप बना रहे होते तो भी स्टार्टिंग स्टेट पे खड़े हो सोच रहे होते आप। अब आपने रेगुलर एक्सप्रेशन बना ली, तो रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से एनएफए बनाना बहुत आसान है। अगर आपने रेगुलर एक्सप्रेशन बना ली तो रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से एनएफए बनाना बहुत आसान है। मैं आपको आइडिया देता हूँ, ये देखिए। ठीक है सर, स्टार्ट में कुछ भी आ रहा है सर, लास्ट के दो जो है सर वो ए ए भी हो सकते हैं,
ए सर ए बी भी हो सकते हैं, मल्टीपल ट्रांजिशन अलाउ है, ए बी भी हो सकता है और सर बी बी भी हो सकता है। अगर आप गौर से देखें तो आपने रेगुलर एक्सप्रेशन बना ली, मल्टीपल ट्रांजिशन आपको अलाउ है। देखिए आप कैपिटल ए पर स्मॉल ए की भी दो ट्रांजिशन कर रहे हैं, कैपिटल ए पर स्मॉल बी की भी दो कर रहे हैं, लेकिन आपने एनएफए का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए एनएफए डिजाइन कर लिया है। अब या ए से जाएगा फाइनल पे, या ए बी से जाएगा, या बी बी से जाएगा, बी ए का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है जो लेके जाए। तो अगर आप ये बना लें, अब आपको बता आप डीएफए में कैसे कन्वर्ट कर दें। समझ में आ गई मेरी बात? कॉन्सेप्ट क्या देना चाह रहा हूँ, सबसे आसान रेगुलर एक्सप्रेशन है, फिर एनएफए बनाना है और फिर डीएफए बनाना है। इज इट क्लियर? अब इस एनएफए में कितनी स्टेट है? 4। ऐसे ये बात समझ में आई? इस एनएफए में कितनी स्टेट है? 4। ये समझ में आया जी? बाकी सब इस एनएफए में कितनी स्टेट है? 4 स्टेट है। अब एनएफए जब बनाते हैं हम लोग, तो कोई ज्यादा स्टेट भी यूज कर सकता है। जैसे इसी में अगर मैं बोलूं तो मैं अलग से एक फाइनल स्टेट और बना रहा हूं, बिल्कुल बेटा ये सारे टॉपिक हैं, अभी मैं आपको रेगुलर एक्सप्रेशन से एनएफए बनाना भी सिखाऊंगा। अभी देखें ए बी और बी बी, अब कितनी स्टेट हो गई? 5। पहले वाला एनएफए भी सही काम कर रहा था, ये वाला एनएफए भी सही काम कर रहा है। सही काम का मतलब क्या होता है? जो मेरी रिक्वायरमेंट है क्या वो फुलफिल हो रही है? डेफिनेटली वो इससे भी फुलफिल हो रही है और इससे पहले वाले से भी हो रही है। इसमें 5 स्टेट है, इससे पहले वाले में 4 थी। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? अब हो सकता है कि स्टूडेंट आए वो बोले सर मैं तो एक और बनाऊंगा ऐसे करके। ये देखें मैं तो अलग से एक और रास्ता बना रहा हूँ। ये भी सही काम कर रहा है। एनएफए में ना आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू आर वेरी रिलैक्स। जो चीज आप सोच रहे हो डिजाइन कर दें। तो देखें ए से यहां से एक्सेप्ट जाएगा, बी बी से यहां से, और ए बी से यहां से। अब इसमें कितनी स्टेट हो गई? 7 हो गई। अब एक स्टूडेंट ने बनाया एनएफए 4 स्टेट का, सही काम कर रहा था। एक स्टूडेंट ने बनाया एनएफए 5 स्टेट का, वो भी सही काम कर रहा था। एक स्टूडेंट ने बनाया 7 स्टेट का, वो भी सही काम कर रहा था। समझ में आ गई बात? जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर लाता हूँ। अब एक स्टूडेंट है, उसने एनएफए बनाया 4 स्टेट का। जब वो डीएफए बनाएगा तो 4 स्टेट से हो सकता है 6 स्टेट बन जाए, हो सकता है। एक दूसरा स्टूडेंट ने उसने 5 स्टेट का बनाया, हो सकता है उससे उसकी 7 स्टेट बन जाए। एक स्टूडेंट है जिसने 7 स्टेट का बनाया, हो सकता है उससे उसकी 11 स्टेट बन जाए कन्वर्जन में। मैं वहीं आ रहा हूँ बेटा, वहीं आ रहा हूँ, मैं जो जवाब तो देने दें। तो एक स्टूडेंट है उसने 4 स्टेट का बनाया एनएफए, आपको एनएफए मिलता है 4 स्टेट वाला, आप उसको कन्वर्ट करते हैं 6 स्टेट बन जाती हैं। आपको इनपुट मिलता है एनएफए में 5 स्टेट का, आप कन्वर्ट करते हैं 7 स्टेट मिल जाती है। आपको एनएफए मिलता है 7 स्टेट का, आप कन्वर्ट करते हैं 11 स्टेट मिल जाती है। ये आपकी गलती नहीं है। अगर एनएफए आपने बनाया तो अलग बात है, लेकिन एनएफए जो आपको मिला हुआ है आप उसी को कन्वर्ट करेंगे। तो जो एनएफए में स्टेट्स होती हैं डेफिनेटली डीएफए में उसके हिसाब से स्टेट बढ़ती हैं। अब एक स्टूडेंट है जो 6 स्टेट का डीएफए बनाता है, वो भी सही काम कर रहा है। एक स्टूडेंट जो 7 स्टेट का डीएफए बनाता है, वो भी सही काम कर रहा है। एक स्टूडेंट है जो कि 11 स्टेट का डीएफए बनाता है, वो भी सही काम करता है। तो अब बात ये आ जाती है कौन सा ज्यादा बेहतर है? तो डेफिनेटली जिसकी स्टेट्स कम है वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन क्या सर यहीं पर ही सब खत्म हो जाता है? नहीं, डीएफए बनाने के बाद एक एल्गोरिथम है मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए का, जो कि इस कोर्स का पार्ट नहीं है। मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए से जो डीएफए मिलता है वो मिलता है मिनिमल डीएफए। मिनिमल डीएफए का मतलब क्या होता है? कम से कम स्टेट वाला। तो अगर आप इस पे 6 स्टेट वाला डीएफए इनपुट देंगे तो ये अगर फर्स्ट करें 6 ही मिनिमम है तो 6 दे देगा। लेकिन अगर इसमें 7 वाला देंगे तब भी वो उसको 6 में कन्वर्ट कर देगा, 11 वाला देंगे तब भी वो उसको 6 में कन्वर्ट कर देगा, अपने एक प्रोसीजर के जरिए। आप समझ रहे हैं? वो जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि स्टेट कम ज्यादा होने से मसला नहीं है, मसला नहीं है, लेकिन हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। जिसे कहते हैं ना बेहतर आंसर कर लिया,
कोड को ऑप्टिमल कर लिया, फालतू चीजें लिखी हुई थी कोड में से हटा दी, एक लूप के अंदर एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी फालतू काम कर रही थी तो उसको लूप से बाहर लिख दो, समझ रहे हो? तो ये चीज है। अब देखें ना, अगर मैं ये काम कर दूं, मैं कोडिंग के पर्सपेक्टिव से बताऊं, मैंने एक फॉर का लूप चलाया हुआ है और ये 100 दफा चलता है। मैंने बीच में लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 2 और बी मैंने बाहर इनिशियलाइज किया हुआ है, बी इज इक्वल टू बी प्लस 5। इस तरह से कोड है। अब ये कोड जब ऑप्टिमल फेज से गुजरेगा तो ये a इज इक्वल टू 2 जो लिखा हुआ है इसको मुझे बाहर लिखना पड़ेगा, क्योंकि a जो है लूप में बार बार स्टेटमेंट चल रही है और a की वैल्यू अपडेट नहीं हो रही। तो बेहतर ये है कि इसको लूप के अंदर ना लिखो। अगर ट्रांजिशन जो एग्जीक्यूशन है मेरी कमांड की वो 100 दफा एक्स्ट्रा हो रही है इसकी वजह से, समझ रहे हो? तो यही काम डीएफए में भी है कि आपकी स्क्रिप्ट जो ज्यादा होती है तो मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए वाला जो है वो उसको बाहर करके थोड़ा सा उसको बेहतर कर देता है। लेकिन अगेन वो कंपाइलर के कोर्स में पढ़ते हैं हम वैसे तो हम पढ़ा सकते हैं लेकिन हमारे फिलहाल सिलेबस में नहीं, तो हमें जो सिलेबस में उन्हीं चीज़ों पे हम कंसर्न करते हैं। ये टॉपिक हमने कंपाइलर में रखा हुआ है, हम कंपाइलर में पढ़ा। कंपाइलर भी आपका जो है कोड कोर्स ही ये पढ़ना होता है तो वो वहाँ पढ़ लेते हैं हम, ठीक है? इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या मतलब है इसका? पता नहीं कौन होगा, अभी तो फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूँ। इस सेमेस्टर में नदीम साहब भी पढ़ाते हैं, कोई भी पढ़ा लेता है, सरफान भी पढ़ाते हैं। एनी नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बी फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ सी, क्या मतलब है इस लैंग्वेज का? पहले लैंग्वेज समझ लेते हैं। एनी नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बी फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ सी, बिल्कुल। द पोजीशन मैटर्स बट काउंटिंग डजंट मैटर। पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे फिर सी आएंगे, दोबारा सुन लीजिए, पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे फिर सी आएंगे, लेकिन काउंटिंग मैटर नहीं करती। चलो तुम लोग इतनी बातें कर रहे हो तो एक चीज खैर, एनी नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बी फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ सी, तो इसका मतलब ये है कि पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे फिर सी आएंगे, लेकिन कितने ए आएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने बी आएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने सी आएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये पोजीशन मैटर करती है। क्लियर होगी बात? तो ये इस तरीके से जब मैं लिखूंगा ना इसका मतलब है फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ बी फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ सी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है ना, सिंपल है। एक आखिरी सवाल करवा रहा हूं। नो टू एज कैन कम टूगेदर, दो ए एक साथ नहीं आ सकते। तो सबसे पहले आप इसकी लैंग्वेज लिखिए, स्ट्रिंग। ये एक्सेप्ट होगा? क्या ये एक्सेप्ट होगा? क्या ये एक्सेप्ट होगा? क्या ये एक्सेप्ट होगा? इसका मतलब है सिर्फ ए जो आएगा, सिर्फ ए, ओनली ए, वो एक्सेप्ट हो जाएगा। ओनली बी वाले जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। अब आ जाते हैं दोनों के एक मिक्सचर पे। तो देखें ये भी एक्सेप्ट हो सकता है, 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 ये भी एक्सेप्ट हो सकता है। तो अगर मैं इन सब में वैरायटी देखूं तो देखिए 5-6 तरह की वैरायटी है। हाँ, 5-6 तरह की। एक वैरायटी क्या है कि एप्सिलॉन एक्सेप्ट होगा, दिस इज नॉट अ बिग डील, हम किसी भी ब्रैकेट पे क्लोजर लगा देंगे तो वो एक्सेप्ट
एप्सिलॉन को कर लेगा। अब आते हैं एक वैरायटी क्या है कि सिंगल ए एक्सेप्ट हो सकता है, सही है, वो लिख दिया मैंने। अब आ जाए एक वैरायटी है कि सिर्फ बी वाले एक्सेप्ट होंगे, ये तीन हो गई चीजें। अब आ जाए इस ये जो ब्लू वाले मार्कर से लिखा हुआ है इसके अंदर भी देखें कितनी तरह के कॉम्बिनेशन है। आपकी कंडीशन क्या है कि दो ए एक साथ नहीं आएंगे, और से सुनिएगा, आपकी कंडीशन ये है कि दो ए एक साथ नहीं आएंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन उसके अंदर भी अगर आप वैरायटी देखें तो एक स्ट्रिंग ऐसे हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ए पे एंड हो रहे हैं। देखें अगर मैं एक और लिख दूं, अगर मैं लिख सकूं एक और, ये देखें ऐसे स्ट्रिंग भी हो सकते हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हो और ए पे एंड हो रहे हो और दो ए एक साथ ना आ रहे हो। सही कह रहा हूं गलत? अच्छा, एक ऐसे कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हो और बी पे एंड हो रहे हो और कंडीशन फुलफिल हो रही हो, लाइक दिस, कंडीशन भी फुलफिल हो रही हो और ए से स्टार्ट हो रहे हो, बी पे एंड हो रहे हो। तीसरी चीज क्या हो सकती है, बी से स्टार्ट हो रहे हो और ए पे एंड हो रहे हो और कंडीशन पे फुलफिल हो रही हो। चौथी चीज क्या हो सकती है, बी से स्टार्ट हो रहे हो, बी पे एंड हो रहे हो। समझ में आ रही है बात? तो हर एंगल से सोचना है। सबसे पहले हम आते हैं, हम ये बात करते हैं कि सर अगर बी से स्टार्ट हो रहा हो तो सिर्फ बी वाली चीज इससे एक्सेप्ट हो जाएगी, सिर्फ बी वाली चीज इससे एक्सेप्ट हो जाएगी। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि थोड़ा वैरायटी के साथ क्वेश्चन करें तो हम आ जाते हैं। अब मुझे बताइए हम क्या चाहते हैं, क्या ए को अकेले ऐसे लिख सकते हैं हम? कॉपी नहीं कीजिएगा, नहीं लिख सकते ना, इसका मतलब हम ए को अकेले नहीं छोड़ सकते, ए के साथ हमें लाजमी बी लिखना है। अब बताएं ये चीज अगर मैं लिख दूं तो इसका मतलब क्या है, या तो बी ए आएगा या बी आएगा, ऐसा ही है, या तो बी ए आएगा या बी आएगा। या तो बी आएगा या बी आएगा, इसका मतलब यही है। हम इस पे लगा देते हैं क्लोजर। अब क्लोजर क्या कर रहा है यहाँ पर, गौर से देखिएगा। हम ये चाहते हैं कि ये ब्रैकेट बार बार रिपीट हो, लेकिन जब भी ये ब्रैकेट रिपीट हो तो ये बी तो बहुत सारे एक साथ ला सकते हैं आप, लेकिन जब भी ये बी आए इसके बाद क्या आ जाए, ए आ जाए, ताकि ए को हम अकेला ना छोड़े। अब अगर मैं इससे कुछ स्ट्रिंग बनाने की कोशिश करूं तो पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। क्या इस, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, क्या इस रेगुलर एक्सप्रेशन से एप्सिलॉन बन सकता है? क्या इस रेगुलर एक्सप्रेशन से एप्सिलॉन बन सकता है? ठीक है, एप्सिलॉन वाली बात सही हो गई। क्या इस रेगुलर एक्सप्रेशन से सिर्फ ए बन सकता है? नहीं बन सकता। सही है, अभी लिख रहा हूं जो जो चीजें नहीं बन सकती। क्या इस रेगुलर एक्सप्रेशन से सिर्फ बी वाले कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? सिर्फ बी वाले कॉम्बिनेशन, सिर्फ बी वाले। बेटा गौर से देखिए, पहले देखिए फिर जवाब दीजिए। बेटा पहले पहले क्वेश्चन देखिए फिर बता दिए। सिर्फ बी वाले कॉम्बिनेशन यहां से नहीं बन सकते, इस ब्रैकेट को 100 दफा ले लो, सिर्फ बी लेते रहो, बन जाएंगे ना? क्या इस रेगुलर एक्सप्रेशन से वो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, गौर से देखिएगा, जो बी से स्टार्ट होते हैं और ए पे एंड होते हैं? सुकून से देखेंगे, जवाब आप देंगे। अगर बी से स्टार्ट करना है पहले ऐसे पिक कर लो और ए पे एंड करना है ऐसे पिक कर लो, इसका मतलब है ये वाले कॉम्बिनेशन पे बन जाएंगे जो बी से स्टार्ट होते हैं, ए पे एंड होते हैं। बिल्कुल। अब मुझे बताइए क्या इस रेगुलर एक्सप्रेशन से वो कॉम्बिनेशन बन जाएंगे जो बी से स्टार्ट होते हैं और बी पे एंड होते हैं? बन जाएंगे, बन जाएंगे। बी से स्टार्ट होते हैं, बी पे एंड होते हैं, ये ले लो, फिर ये लेते रहो, जब बी पे एंड करना हो तो दोबारा से ले लो। तो इसका मतलब है हमारे क्वेश्चन की एप्सिलॉन वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, ओनली बी वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, स्टार्ट विद बी एंड विद बी वाली रिक्वायरमेंट फुल हो गई, स्टार्ट विद बी एंड विद ए वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। अब क्या हमारे क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में वो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जो सिर्फ ए से स्टार्ट होते हैं और ए पे एंड होते हैं? वो भी नहीं बन सकते। इसका मतलब है ये वाली बात कर रहा हूं मैं। क्या इसके अंदर वो कॉम्बिनेशन बन सकते हैं जो ए से स्टार्ट होते हैं और बी पे एंड होते हो? मतलब आसान अल्फाज में ए से स्टार्ट नहीं हो सकता, ए पे एंड तो हो सकता है ये, लेकिन ए से स्टार्ट नहीं हो रहा। बिल्कुल सही, ठीक है ना? जैन ने बताया ए से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये ए पे एंड तो हो रहा है सर। इसी तरीके से ये ए से स्टार्ट नहीं हो सकता, बी पे एंड तो हो रहा है। इसका मतलब है ए से स्टार्ट में प्रॉब्लम। तो हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए, हम इसी चीज को कॉपी करके यहाँ लिख रहे हैं,
उन्हें शुरू में लिख देते ए। अब गौर से देखिए, हमने इसी चीज को कॉपी करके यहाँ लिख दिया और शुरू में लिख दिया ए। अब अगर हमारी स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रहा होगा तो हम यहां से पढ़ेंगे कि भाई ए, और सिर्फ ए चाहिए तो यहां से पिक करेंगे। अगर हमारा स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो रहा होगा तो हम यहां से पिक करेंगे। अगर हमारा स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रहा होगा तो हम यहां से पिक करेंगे। अगर ए से स्टार्ट हो रहा होगा और ए पे एंड हो रहा होगा तो ये बीच में इनका कोई भी कॉम्बिनेशन आखिर में ये वाली आएगी। अगर ए से स्टार्ट हो रहा होगा और ए पे एंड हो रहा होगा तो पहले ये ए आ जाएगा, फिर ये बाद में रिपीट होते रहेंगे और आखिर में सबसे आखिरी रिपीटेशन में ये बी ए वाली बात आ जाएगी। समझ गए? इसी तरीके से अगर ए से स्टार्ट हो रहा होगा और बी पे एंड हो रहा होगा तो ये चीज रिपीट होती रहेगी, आखिर में बी आ जाएगा। बिल्कुल सिंगल ए हो रहा है, सिंगल ए ऐसे हो रहा है कि सिर्फ ये ले लो और इसको क्लोजर ले लो, तो दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई। इसी तरीके से यहां आ जाए, अगर बी से स्टार्ट हो रहा है तो ये पिक कर लेंगे और बी पे एंड हो रहा है तो ये पिक कर लेंगे, बीच में इसकी रिपीटेशन आती रहेगी। और अगर बी से स्टार्ट हो रहा है और ए पे एंड हो रहा है तो ये पिक कर लेंगे, बीच में इसकी रिपीटेशन आती रहेगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो मैं फिर कह रहा हूं, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हुए आपके पास ना लिमिट ही नहीं है, आप प्लस लगा के जितने ऐड करना चाहे कर दें। थोड़ी देर पहले आपने एक सवाल किया था, तो थोड़ा सा मैं याद करा देता हूं। लेंथ 2 वाला मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। लेंथ 2 ये एक इनफाइनाइट लैंग्वेज है, फाइनाइट है? ये एक फाइनाइट लैंग्वेज है या इनफाइनाइट? फाइनाइट है, तो इसके कॉम्बिनेशन ये बन सकते हैं। और हमने क्या लिखी थी, ये ऐसा ही है। एक स्टूडेंट आता है, वो आंसर ये लिख देता है, आई एम ओके। वो कहता है सर इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन ये भी तो हो सकती है। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, गलत तो नहीं कह रहा ना वो। पहली बात तो ये होती है ना कि रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हुए हमारी कोशिश ये होती है कि फाइनाइट लैंग्वेज के लिए तो लिखनी ही नहीं है, क्योंकि फाइनाइट लैंग्वेज के लिए तो हमें पता है कि इतनी मुश्किल नहीं है। हम तो मेनली फोकस किस पे कर रहे हैं, इनफाइनाइट लैंग्वेज के लिए। अब अगर वो स्टूडेंट कहता है कि सर लेस देन इक्वल टू 2, ये बात थी, वो यहाँ पर ए ऐड कर देता है, बी ऐड कर देता है और एप्सिलॉन ऐड कर देता है यहाँ पर। अभी भी वो सही कह रहा है ना। तो फाइनाइट लैंग्वेज के लिए मैं सारी कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ। फर्स्ट करिए मैं इसका ऑटोमेटा बना रहा हूँ, तो मुझे आजादी है ये इसके लिए। एनएफए में ये देखें, एनएफए कहता है अच्छा ऐसी बात है यार, आप सारे स्ट्रिंग एक्सेप्ट करने के लिए अलग अलग रास्ते बना। देखें आप, तो अगर मैं किसी फाइनाइट लैंग्वेज के लिए काम कर रहा हूं ना, तो वी बिलीव के स्टार्ट से लेके फाइनल तक के रास्ते में हर स्ट्रिंग के लिए मैं हर कनेक्शन बना सकता हूँ। ऑल्दो के हम बनाते नहीं है, ऑल्दो के हम बनाते नहीं है, हम देखते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन ये काम भी सही है एनएफए में। स्टार्ट से लेके फाइनल तक जाने के लिए, चूंकि फाइनाइट लैंग्वेज है, तो हर स्ट्रिंग के लिए आप अलग अलग रास्ता बना दो। दिस इज पॉसिबल। बनाते नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है, हम बनाते नहीं है। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। तो अगर हमें कुछ समझ में नहीं आता ना, हम ये भी कर सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ए होगा तो यहाँ से एक्सेप्ट जाएगा, ए बी होगा तो यहाँ से, बी होगा तो यहाँ से, बी भी होगा तो। फर्ज करें आपकी लैंग्वेज के अंदर फाइनाइट लैंग्वेज और 500 स्ट्रिंग है। कितने हैं? 500। तो ये आपकी इनिशियल स्टेट है, ये आपकी फाइनल स्टेट है, सही है। आप क्या करेंगे, अगर फर्ज कर लें आप इंटरेस्टेड नहीं है, पहला दूसरा स्ट्रिंग तीसरा एंड 500 स्ट्रिंग, सबके लिए अलग अलग रास्ता बना दें। एनएफए आपको आजादी दे रहा है, समझ रहे हैं? तो ये कॉन्सेप्ट है बिल्कुल रेगुलर एक्सप्रेशन का। अब यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, कोई भी सवाल हो आपके जहन में पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन से मुताबिक।
कोई भी सवाल हो तो बेटा पूछ लीजिए, कोई भी सवाल। सब समझ में आ गया माशाल्लाह से। तो किसी को कोई सवाल नहीं है। डेफिनेटली एफिशिएंट नहीं है इसलिए यूज नहीं करते। और दूसरी बात है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि देखिए, चूंकि हम सीख रहे हैं, मैं और आप सीख रहे हैं इस कोर्स में ना, तो हम फाइनाइट लैंग्वेजेस को भी यूज करते हैं। हम फाइनाइट लैंग्वेजेस को भी यूज करते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। फिर वही कॉन्सेप्ट हम इनफाइनाइट पे बिल्ड कर देते हैं। तो फाइनाइट ऑटोमेटा है ही इनफाइनाइट लैंग्वेजेस के लिए। हमें जरूरत फाइनाइट ऑटोमेटा की पड़ी जब हमें इनफाइनाइट लैंग्वेजेस से वास्ता पड़ा। अगर हमें फाइनाइट लैंग्वेजेस से वास्ता पड़ता तो हम सिंपल सर्चिंग के एल्गोरिथम लगा देते, क्योंकि वी आर नॉट आफ्टर द इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग, वी आर आफ्टर द मेंबरशिप। पहली क्लास में बताया था कि हाँ या ना का जवाब देना है, कौन से इंडेक्स पे। इट्स नॉट अबाउट सर्चिंग कि ट्री वाली सर्चिंग है कि उस नोड पे जाओ, उससे बात करो, एडिट करो, डिलीट करो, अपडेट करो। हमें मेंबरशिप चाहिए। सर्चिंग में क्या करते हैं आप उस नोड पे जाते हैं, इंडेक्स पे, ट्री के सर्चिंग में आप उस इंडेक्स पे जाते हैं, नोड पे जाते हैं, आप उस मेंबर से बात करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिलीट करते हैं, एडिट करते हैं, रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, जो भी काम करते हैं आप। यहाँ पर आपने सिर्फ ये देखना है कि हाँ या ना। तो यहाँ पर हमें सिंपल सर्चिंग ही करनी है। तो फाइनाइट लैंग्वेज अगर है तो आप सिंपल सर्च से भी काम कर सकते हो, लेकिन वो फाइनाइट के लिए फिर काम है ना।